हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 19 एंड 20 किया था। अभी हम सेक्शन 21 कर रहे हैं, जो कि डील कर रहा है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लांटिफ और डिफेंडेंट। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जानेंगे कि सेक्शन 21 का पर्पस क्या है। 21 का पर्पस ये है कि अगर हम इसमें भी यही है कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर अंदर हमने सूट फाइल करना है। अगर हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद नई पार्टी को ऐड या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो किस दिन से कंसीडर होगा और उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा सेक्शन 21 का। अब अगर हमने क्या किया कि हमने एक पार्टी के अगेंस्ट, तो मान लो बी एंड सी थे, वो ज्वाइंट हमारे डेटर थे, उनमें से हमने एक बंदे के अगेंस्ट तो सूट फाइल कर दिया, दूसरे के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल किया। अब दूसरे से हम स्पेशली अलग से सूट फाइल करके रेमेडी ले सकते हैं, या फिर हमें लग रहा है कि भाई हमारा सूट तो दूसरे बंदे के अगेंस्ट सूट बार्ड हो गया, तो हम अब ऐसा करते हैं, हम 21 के अंडर उसको ऐड कर लेते हैं इसी सूट में। तो क्या वो एडिशन जो होगी वो हो सकती है 21 के अंडर कि नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो किन कंडीशंस पे हो सकती है, सेक्शन 21 इसी चीज पे बात कर रहे हैं। अब इसकी सेक्शन 21 की पहले तो वेयर वर्डिंग पढ़ते हैं। वेयर आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अ न्यू प्लांटिफ और डिफेंडेंट इज सब्स्टिट्यूटेड और एडेड, the suit shall as regards him be deemed to have been instituted when he was made so party। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो अब सबसे पहली चीज कि सेक्शन 21 सिर्फ और सिर्फ सूट्स पे अप्लाई हो रहा है, इसमें अपील्स, रिवीजन प्रोसीडिंग्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं आ रही हैं। सूट का मतलब सिर्फ सूट से है, और इसमें हम प्लेंटिफ को भी ऐड और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिफेंडेंट को भी ऐड और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सूट को कब माना जाएगा? एज रिगार्ड्स हिम। रिगार्ड्स हिम का मतलब जिस बंदे को हम ऐड या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली उसी बंदे की बात कर रहा है। बाकी सूट सही चल रहा है, बाकी सूट पे उस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ उस बंदे के रिगार्डिंग हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज मेड अ पार्टी। जिस दिन उस बंदे को हमने पार्टी बनाया है, चाहे डिफेंडेंट चाहे प्लेंटिफ, हम कंसीडर करेंगे कि उसने उस बंदे के अगेंस्ट सूट उसी पर्टिकुलर डे को फाइल हुआ। एग्जाम्पल दे रही हूं, ए ने बी और सी को ज्वाइंटली पैसे दे दिए एक पर्टिकुलर डेट को, ठीक है। अब यहां पे जो ए है उसने क्या किया कि इस दिन बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, ठीक है। ये तो विद इन लिमिटेशन है। सी के अगेंस्ट उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब उसको याद आया कि मैंने सूट इसके अगेंस्ट भी फाइल करना है। पहले तो इसने सोचा मैं अलग से सूट फाइल करूंगा, पर इसने सोचा कि अब मैं अलग अलग से कोर्ट फीस क्या लगाता फिरूंगा, या फिर इसी सूट में मैं अलग से बार बार गवाहियां क्यों देता फिरूंगा, मैं इसी सूट में इसको ऐड ऑन कर देता हूं। तो अब उसने क्या किया, इस दिन इसको पार्टी बना लिया सी को। तो अब क्योंकि ये लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन था, विद इन लिमिटेशन हो गया, तो अब तो सी के अगेंस्ट तो सूट किस दिन कंसीडर किया जाएगा? इस दिन। और बी के अगेंस्ट कब कंसीडर किया जाएगा? इस पर। अगर मान लीजिए यहाँ पे
वो इस सूट फाइल कर रहा है सी के अगेंस्ट, तो क्या ये सी के अगेंस्ट सूट कंसीडर किया जाएगा? यहाँ पे ये बार ऑफ लिमिटेशन में चला गया तो सी के अगेंस्ट इस दिन सूट फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए ने सी के अगेंस्ट अपना जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो बार करवा लिया है। अब ये इस सी के अगेंस्ट कोर्ट के थ्रू कोई रिलीफ नहीं ले सकता। यही बेसिक पर्पस है। हम ये कह रहे हैं कि इस दिन इसको पार्टी मानेंगे, तो अलग अलग से क्यों पार्टी माना? इसका पर्पस ही ये है कि अगर दो में से एक पार्टी को तो हम विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन ले आए, दूसरी को आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन ला सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली उसको आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं ला सकते। लेकिन प्रोवाइजो क्या कह रही है इसकी? अगर यहाँ पे ए प्रूव कर दे कि मैं तो गुड फेथ में सूट मैंने मतलब मेरे से ये मिस्टेक जो हुई है वो गुड फेथ में हुई है, तो वहां पे जो कोर्ट है वो अपनी डिस्क्रिशन से इस चीज को अलाउ कर सकती है कि भाई आपका सूट भी मैंने इसी के साथ कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो भी अगर जो मिस्टेक है वो गुड फेथ में हुई हो। ठीक है, सेक्शन 21 का क्लोज 1 ये कह रहा है कि जिस दिन से हमने उस पार्टी को ऐड और सब्स्टिट्यूट किया है उसी दिन से हम कंसीडर करेंगे कि वो सूट उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट फाइल हुआ है। बट 21 क्लोज 2 क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, ए ने बी और सी से कोई प्रॉपर्टी उनको बेची थी। अब बी की डेथ हो गई, बी का जो बेटा है डी, ठीक है, वो अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उस प्रॉपर्टी भी डी के पोजेशन में जाएगी, डी ही उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे डी को जिस दिन उसकी डेथ हो गई हम डी को ला रहे हैं एज अ पार्टी। तो अब यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ है क्योंकि डेथ हुई है, या इसने डी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो जो अपना इंटरेस्ट है वो बी से ही डिराइव कर रहा है, बी के जूतों में ही पैर रख रहा है। तो वहां पे जो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन है वो एज सच एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ये नहीं है कि हम बंदे को किसी और नए पर्सन को ला रहे हैं, या यहाँ पे हम उसी पर्सन से जिसने अपना राइट डिराइव किया है उसी पर्सन को ला रहे हैं। तो यहाँ पे डी के अगेंस्ट एडिशन और सब्स्टिट्यूशन पे सेक्शन 21 का सब क्लोज 1 अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट और डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बनाया जा रहा है तो वहां पे भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था। जितने टाइम के अंदर अंदर हमने सूट फाइल करना था वो तो करना ही था। तो वहां पे भी हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि भाई नई एडिशन हुई है या सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो वहां पे सेम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंसीडर किया जाएगा, वहां पे सब क्लोज 1 अप्लाई नहीं हो। तो नटशल क्या था कि जिस दिन से हम जिस नई पार्टी को ला रहे हैं उस नई पार्टी के अगेंस्ट हम यही कंसीडर करेंगे कि सूट उस नई पार्टी के अगेंस्ट उसी दिन इंस्टीट्यूट किया गया है या उस पार्टी ने उसी दिन इंस्टीट्यूट किया है जिस दिन वो कोर्ट में आई है। बट यहाँ पे अगर वो गुड फेथ में उससे मिस्टेक हुई है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो अर्लियर डेट से उसको कंसीडर कर सकती है। पर अगर जो इंटरेस्ट है, जो एडिशन या सब्स्टिट्यूशन हुई है वो किसी डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हुई है या असाइनमेंट की वजह से हुई है, तो वहां पे सब क्लोज 1 अप्लाई नहीं होगा। और अगर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट या डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बनाया है वहां पे सब क्लोज 1 अप्लाई नहीं होगा, वहां पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन जैसा था वैसा ही कंसीडर किया जाएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं सेक्शन 22, 23 एंड 24।
सेक्शन 22 डील कर रहा है कॉन्टिन्यूटी ब्रीचेस एंड टोल्स। इसमें क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकने के लिए कि अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उस चीज को हम बचाने के लिए कि बार उसकी वजह से कोर्ट्स पे बर्डन ना पड़े और बहुत सारे सूट्स ना फाइल हो। अगर कोज ऑफ एक्शन एक ही तरह का है, एक ही जैसी चीजें चल रही हैं, तो वहां पे आप एक सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे जैसे वो चीज कंटिन्यू होती रहेगी, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें दो चीजें कवर हो रही हैं, एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ब्रीच ऑफ टोट है। अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ टोट कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, टोट्स में क्या है कि मान लीजिए कोई बंदा बार बार आपकी प्रॉपर्टी है उसको ट्रेसपास कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूटी ब्रीच ऑफ टोट है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अगर मान लो एक ही बंदा एक बार कह रहा है कि मैं आपको पैसे, आप कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं ये चीज आपको परफॉर्म करके दूंगा, लेकिन आज हम जा रहे हैं, वो कह रहा है कल करके दूंगा, परसों करके दूंगा, तो ये चीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है। जैसे जैसे ये चीज होती जाएगी, जब जब ब्रीच होएगी उसके बाद एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि कोज ऑफ एक्शन रिन्यू हो जाता है डे डाई इन डीएम, जिसका मतलब है कि डे टू डे कोज ऑफ एक्शन रिवाइव हो रहा है। जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप लिया जा रहा है वैसे वैसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी स्टार्ट होता जाएगा नया। अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिन्यूटी और सक्सेसिवनेस में फर्क है। अगर एक चीज एक बार खत्म हो गई और उसको हम क्या कर रहे हैं कि दोबारा से वैसा ही एक चीज फिर से हुई है, तो वो सक्सेसिव अटेम्प्ट है, वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं जाएगा। मान लीजिए कि अभी एक बंदे ने, एक टेनेंट है, उसने जनवरी का आपको रेंट देना था, दिया नहीं, और अब जनवरी का लास्ट आते आते आपने उससे पैसे ले लिए, रेंट ले लिया, फेब में वो वही चीज करनी शुरू कर दी उसने, तो ये सक्सेसिव अटेम्प्ट है, मतलब सक्सेसिव ब्रीच है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है। कॉन्टिन्यूटी अगर एक जैसी ही चीज बार बार हो रही है, मान लीजिए कि कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी में आ रहा है, आज भी आ रहा है, कल भी आ रहा है, उसने उस चीज को एन रूटीन बना लिया, तो वहां पे कॉन्टिन्यूटी है जी। सेक्शन 22 के बाद हम कर रहे हैं सेक्शन 23, जो कि ये बात कर रहा है कि अगर हमने कंपनसेशन के रिगार्डिंग कोई सूट फाइल करना है, लेकिन हमारा सूट फाइल करने का राइट तब तक अक्रू नहीं होगा जब तक वो हमें कोई स्पेशल डैमेज ना हो जाए। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो स्पेशल डैमेज या स्पेशल इंजरी हो नहीं जा रही है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक अपना प्रोजेक्ट वर्क है या कुछ भी अपनी बुक्स यूज करने के लिए दे रही हूँ, तो आप उसको यूज कर रहे हो, कॉन्टिन्यूटी में यूज कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको बुक देने के टाइम पे ये कंडीशन भी रखी कि आपने इस बुक को गंदा नहीं करना है या इस बुक को फाड़ना नहीं। इन केस जिस दिन वो बुक गंदी हो गई, मतलब किसी ने उस पे पेन से मार्क्स बना दिए या फिर उसने क्या किया कि उसका जो कवर वगैरह है उसको फाड़ दिया, तो जिस दिन वही है कि मेरी अब बुक है वो फट गई, यहाँ पे जो स्पेशल इंजरी है जिसको मैंने मेंशन किया था कि वो होनी नहीं चाहिए, जिस दिन वो हो गई उसी दिन से मेरा कोज ऑफ एक्शन अरोज हो जाएगा और मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से कंसीडर किया जाएगा काउंट होना, वो उस दिन से होगा जिस दिन वो स्पेशल इंजरी हुई है। जब तक वो स्पेशल इंजरी नहीं होती, जब तक सामने वाला बंदा मेरी बुक यूज कर रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक को वो नीट एंड क्लीन रख रहा है, कोई उस पे उसको फाड़ नहीं रहा, तब तक कोई कोज ऑफ एक्शन नहीं अराइज होगा। जिस दिन बुक गंदी हो गई, वो स्पेशल कोज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, तब उस दिन से मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 24 में क्या है कि अगर जो भी हमने पीरियड को कंप्यूट वगैरह करना है वो हमने जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। जॉर्जियन कैलेंडर क्या है,
देखिए जैसे हम इंडिया में अगर हम अपने रिलीजियसली देखें तो अलग अलग कैलेंडर्स चलते हैं, जैसे एक नानकशाही कैलेंडर चलता है, एक विक्रमी संवत कैलेंडर चलता है, तो ऐसे अलग अलग कैलेंडर्स होते हैं। लेकिन जॉर्जियन कैलेंडर वो है जो हम जनवरी टू दिसंबर में डेट्स को 1 जनवरी टू 31 जनवरी, 1 फेब टू 28 और 29 वाला वो कंसीडर करते हैं। तो जो हमने डेट्स हैं वो हमने उसके हिसाब से देखनी है, ना कि जो हमारी देसी महीने होते हैं वो कंसीडर नहीं करनी। तो सेक्शन 24 में यही है बेसिकली। 22, 23 और 24 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे हम 25 to 27 का